सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासल स्टडीज़। मैं लव शुक्ला आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर साइड में आई बटन पर क्लिक करिए, वहाँ पर भी आपको मेरे वीडियो का फर्स्ट पार्ट मिल सक जाएगा। ओके, तो ये जो सेकंड पार्ट है, इधर हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, उसके की फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी वो कॉन्सेप्ट आया नहीं है, बट उससे पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार पिछली जो वीडियो में जो भी हमने पढ़ा था, ठीक है, उसे भी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने यही पढ़ा था कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फर्स्टली जो भी डिस्क्रिमिनेशन होती है हमारे साथ, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होता है, उससे हमें बचाने के लिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है। और अगर हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ गलत करती है, ठीक है, अपनी पावर का मिसयूज़ करती है, तो भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें उससे बचाता है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर हो गए हैं। और अगर आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट में कुछ भी क्लियर नहीं होगा, तो फिर आप मेरी फर्स्ट पार्ट में चली जाइए। ठीक है, उसमें मैंने और अच्छे से इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन कर रखा है। तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। तो ये जो सेकंड पार्ट है, इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने उधर दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अब यहाँ पर आता है तीसरा कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ another important function of our constitution is in the democracy is to ensure that dominant group does not use its power against the less powerful group or people। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या होता है? वो हमें ये इंश्योर करता है, ये वो हमें ये बताता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो डोमिनेट करने वाला ग्रुप है, वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है लेस पावरफुल ग्रुप के ऊपर। ठीक है, अब ये जब जब हम लोगों ने ये वर्ड पढ़े, ठीक है, इनका तो मीनिंग जनरली क्लियर नहीं हो पाया होगा, तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, तो डोमिनेट ग्रुप मतलब जो ग्रुप ज़्यादा नंबर में है, ठीक है, और जो ग्रुप छोटे नंबर पर है। ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल। ठीक है, एक ग्रुप है जिसमें 10 मेंबर्स हैं और दूसरा ग्रुप है जिसमें 3 मेंबर हैं। अब ये जो बड़ा वाला ग्रुप है, वो दूसरे ग्रुप पर दबाव डालेगा कि तुम लोग तो छोटे हो, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, ऐसे बोलेगा, उसे प्रोवोक करेगा, उसे उकसाएगा। तो ये जो अनहेल्थी सिचुएशन हो रही है, इसे इंश्योर करने के लिए, इसे हटाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टोरी बोर्ड दे रखा है इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए। तो एक बार पढ़ लेते हैं। द गेम पीरियड इज अबाउट, ठीक है, गेम पीरियड चालू हो रखा था। तो अब गेम पीरियड में तो वैसे भी गेम ही खेलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गर्ल्स होती है वो क्या बोलती है? लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। आज हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आज बास्केटबॉल खेल लेते हैं। बट जो बॉयज़ होते हैं वो क्या कहते हैं? नो वी विल प्ले क्रिकेट। नहीं, हम लोग क्रिकेट ही खेलेंगे। सो अब टीचर ने क्या किया? अब उन लोगों ने बोला कि हम लोग डिसाइड करेंगे, तो उन लोगों ने क्या किया? वो लोग टीचर के पास पास चले गए कि डिसाइड करें। वो डिसाइड करेंगी कि हम लोग आज बास्केटबॉल खेलें या फिर बैट बॉल खेलें। अब जो टीचर थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोल दिया सब लोग बच्चे, मतलब जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर लें, और जो बच्चे बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर ले, सिंपली। बट ये उन लोगों के लिए गलत हो रहा था। कैसे? क्योंकि जो बॉयज़ थे वो ज़्यादा नंबर में थी और जो गर्ल्स थी वो कम नंबर में थी। तो ऑब्वियसली बॉयज़ ही जीतेंगे क्योंकि वो ज़्यादा नंबर में हैं। ठीक है, तो वो बॉयज़ ज़्यादा नंबर में थे, तो उन्होंने ज़्यादा हाथ उठाए और वो ही जीत गए, और गर्ल्स दोबारा बास्केटबॉल नहीं खेल पाई। ठीक है, तो जो गर्ल होती है वो क्या कहती है? ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास। और ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि क्लास में बहुत सारे लड़के हैं। और जो लड़का होता है वो क्या कहता है? हे वी वन। हाँ हाँ, हम लोग जीते। अब जो गर्ल होती है, ठीक है, वो दूसरी लड़की से क्या कहती है? वी ऑलवेज देयर टू डू व्हाट बॉयज़ वांट। हम लोगों को हमेशा वही करना पड़ता है जो लड़के कहते हैं। ठीक है, तो वो जो दूसरी लड़की होती है वो क्या कहती है? मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन। मैम को दूसरा वे निकालना चाहिए इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि अगर हाथ खड़ा करवाओगी तो ऐसे तो बॉयज़ ही जीतेंगे, क्योंकि तो वो बहुत ज़्यादा नंबर में है। सो दैट वी विश आर ऑल्सो हैड। ठीक है, और जिससे अगर वो दूसरा वे निकालेंगी तो इससे क्या होएगा? हमारी जो विशेज़ हैं वो भी थोड़ी सुनी तो जाएंगी ना। सो अब ये पूरा स्टोरी बोर्ड हमारा ख़त्म हो चुका है। अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या कहते हैं। द सच अनहेल्थी सिचुएशन कैन अकर इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू। और ये जो ऊपर ऐसी अनहेल्थी सिचुएशन हुई थी, ठीक है, तो
ऐसी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी हो सकती है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मीनिंग हम लोग दोबारा क्लियर कर लेते हैं। डेमोक्रेटिक सोसाइटी मतलब जहाँ पर लोग अपने राजा को चुनते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी हो सकती है। और इसमें क्या हुआ था, ये जो डोमिनेंट ग्रुप था, डोमिनेंट ग्रुप कौन सा, ये जो बॉयज़ वाला ग्रुप था, ठीक है, क्योंकि ये तो ज़्यादा नंबर में थे और ये गर्ल को डोमिनेट कर रहे थे, उन पर दबाव डाल रहे थे। और गर्ल कौन सी थी, ये बहुत कम पावरफुल वाली ग्रुप थी। तो ऐसी जो अनहेल्थी सिचुएशन होती है वो कहाँ हो सकती है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हो सकती है, ठीक है। वेयर अ मेजोरिटी कैन continuously enforce decision and exclude minority and go against their interest। जहाँ पर जो मेजोरिटी होती है वो कहाँ, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट चली जाएगी और उनका बस यही है। ओके, सो जब हमने ये पढ़ा तो हमारे पास जनरली दो वर्ड्स स्टार्ट हुए थे, कौन कौन से, मेजोरिटी और माइनॉरिटी। अब ये जो मेजोरिटी होती है उसका क्या मतलब होता है, वो लोग जो कि ज़्यादा नंबर में हैं, और ये जो माइनॉरिटी होता है उसका मतलब क्या होता है, वो लोग जो कि कम नंबर में हैं। ओके, अब ये भी हो सकता है, ठीक है, जो ज़्यादा नंबर में लोग हैं वो क्या कर लें, जो कम नंबर में लोग हैं उन पर डोमिनेट करें, और उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो भलाई होती है थोड़ी बहुत भी, उन उसको भी हटा लें, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब नीचे जाते हैं। एज द एवब स्टोरी इलिस्ट्रेट एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू बी टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। एस जैसा इस स्टोरी में गिवन था, हर एक सोसाइटी में ऐसी टायरनी होती है, ऐसी डोमिनेशन वाली सिचुएशन आती है जहाँ पर जो मेजॉरिटी होती है, जो ज़्यादा नंबर में लोग होते हैं, वो माइनॉरिटी जो कि कम नंबर में लोग होते हैं उन्हें डोमिनेट करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली कंटेन रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटी आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ रूटीनली अवेलेबल फॉर मेजॉरिटी। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली ये हमें बताता है कि जो भी चीज़ें रेडिली रोज़ रोज़ अवेलेबल हैं माइनॉरिटी के लिए, ठीक है, मतलब जो मेजॉरिटी के लिए जो भी चीज़ें अवेलेबल है रोज़ की रोज़, वो सारी चीज़ें माइनॉरिटी के लिए भी रोज़ अवेलेबल होंगी, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है हमें। तो अब हम लोग नीचे चले जाते हैं। अनदर रीज़न वाई वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रीसियसली टू प्रिवेंट द टायरनी और द डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। यहाँ पर हमें तीसरा रीज़न हमें मिल चुका है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें मेजॉरिटी की ये जो डोमिनेशन होती है, टायरनी होती है, इससे बचाता है। डोमिनेशन मतलब दबाव, ठीक है, ये जो हमारे ऊपर फोर्स लगाता है उससे हमें बचाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने अपने 3 रीजंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट रीज़न क्या था, वो हमें बताता है क्या, कि कोई हमें भेदभाव नहीं कर सकता हमारे साथ, कि तुम ये इस जात के हो, इस जात के हो, तुम अमीर हो गरीब हो, इससे कोई हमें नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरा क्या था, हमारे जो लीडर्स हैं, ठीक है, वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें। और ये जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, कि ये जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी हमें ये भी बताती है कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो अपनी पावर को मिसयूज़ ना करे। मेजॉरिटी ग्रुप मतलब जो लोग ज़्यादा नंबर में हैं वो लोग डोमिनेट ना करें जो लोग कम नंबर में हैं उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पूरा क्लियर हो चुका है। तो अब हम लोग सीधा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इधर हम लोग चौथा रीज़न पढ़ेंगे कि हमारे लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। ओके, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें 4 ही रीज़न पढ़ने थे, ठीक है। तो ये एक लास्ट रीज़न बताया गया है, ठीक है। तो ये जो फोर्थ, वैसे यहाँ पर थर्ड लिखा हुआ है बट ये फोर्थ है, क्योंकि हमने एक और रीज़न लिख दिया था, ऑलरेडी बता चुके थे हम लोग। तो यहाँ पर ये हम लोग एज अ फोर्थ मानकर चलेंगे। तो ये जो फोर्थ सिग्निफिकेंस रीज़न है वो क्या है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा वो हमें अपने आप से बचाता है। जब हम लोग ये वर्ड सुनते हैं अपने आप से बचाता है, तो थोड़ा अजीब तो लगता ही होगा कि हम लोग अपने आप से कैसे खतरे में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा स्ट्रेंजर साउंड लगता है। व्हाट इट मीन बाय दिस, वी माइट फील समटाइम स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट द लार्ज इंटरेस्ट। हम लोग कभी कभार कुछ सोचते हैं जो कि हमारे जो लार्ज इंटरेस्ट होता है जिस चीज़ में, उसके अगेंस्ट में चला जाता है, एंड माइट लॉस, और हमारा कभी कभार उस चीज़ से नुकसान होता है। अगर आपको ये चीज़ अभी ना क्लियर हुई हो तो यहाँ पर स्टोरी बोर्ड दे रखा है, उसे एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं। तो शबनम इन इन आ फिक्स, ठीक है, शबनम एक जगह पर बैठी हुई थी बहुत देर से, ठीक है, और वो क्या सोच रही थी वो यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारो टेस्ट। मेरे पास 2 चैप्टर बचे हुए हैं कल के टेस्ट के लिए, रिवाइज करना है मुझे उन्हें। बट इट्स द टाइम फॉर मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम। बट ये जो टाइम है ये मेरे फेवरेट टीवी प्रोग्राम का है।
आई एम डाइंग टू वॉच इट, और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहुक हूँ इस टीवी प्रोग्राम को देखने के लिए। बट इफ़ टू दैट आई वॉन्ट टाइम फिनिश टू माई रिवीजन, और अगर मैंने ये टीवी प्रोग्राम देख लिया तो फिर मैं रिवीजन नहीं कर पाऊँगी। तो अब जो उसकी मदर होती है, ठीक है, वो जब ये लड़की सोच रही होती है तो उसकी मदर क्या कहती है, शबनम वाई आर यू लुकिंग सो वरी, शबनम तुम इतनी चिंता में क्यों दिख रही हो। तो शबनम क्या कहती है, आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव टेस्ट टुमारो, मेरे को ये टीवी प्रोग्राम देखना है। उसके मम्मी पापा तो देख ही रहे होते हैं, बट वो लड़की सोच रही होती है, तो उसके वो क्या कहती है कि मुझे ये टीवी प्रोग्राम देखना है बट मेरा कल टेस्ट है। इफ़ यू ऑल वॉच टीवी आई ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच टीवी, अगर आप सब लोग इस टीवी को वॉच करोगे, इसे देखोगे, तो मेरा भी मन करेगा। आई हैव एन आइडिया, वट इफ़ नो वन वॉच टीवी टू नाइट, अगर कोई भी हमें से टीवी ना देखेगा तो मेरा मन पढ़ाई में लग जाएगा। तो उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, टीवी प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। और उस इससे क्या होएगा, उससे कोई मतलब टैम्प्ट होता है ना दिमाग में कि मुझे वही देखना चाहिए था, ये क्यों कर लिया, तो उसके दिमाग में कोई टैम्प्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब उसका एग्ज़ाम हो रहा है तो शबनम क्या कह रही होती है, इट्स गुड टू थिंक आई डिड नॉट वॉच टीवी, ये अच्छा था कि मैंने टीवी नहीं देखी देर। और क्यों ये अच्छा है, क्योंकि जो लास्ट 2 चैप्टर थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं चैप्टर में, तो यहाँ पर ये हम लोगों को पता चल गया कैसे। ये जो शबनम थी ये क्या सोच रही थी, मैं टीवी प्रोग्राम देख लेती हूँ, या फिर मैं क्या देख लूँ, या फिर मैं पढ़ाई कर लूँ। बट इस चीज़ में क्या करा उसने, क्या निकाला लास्ट में कि आप सब लोग टीवी बंद कर दोगे तो मेरे अंदर कोई टाइम नहीं आएगा टीवी प्रोग्राम को देखने के लिए। तो बस यहाँ पर वो अपने खुद के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रही थी टीवी देखने के लिए, ठीक है। तो बस ऐसे ही एक सिचुएशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। नीचे हम लोग एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अगर हमें और अच्छे से क्लियर करना है तो। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सेंट्रल डिसीजन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें अपने आप से प्रोटेक्ट करता है सेंट्रल डिसीजन से, दैट वी माइट टेक टू कुड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन लार्ज म्यूनिसिपल, जिससे हमारे ऊपर एक लार्ज इफेक्ट आ सकता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन अ कंट्री माइट कम टू बी स्ट्रांगली फील दैट party politics has become a acrimony that we need to strong dictators to set up rule। अब ये पैराग्राफ तो पढ़ लिया, इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच रहे हों कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं हमें, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, डिक्टेटरशिप ला देनी चाहिए, राजा को ला देना चाहिए, वही हमारी कंट्री को रूल करेगा, अच्छे से चलाएगा अपनी कंट्री को, और बन जाएगी हमारी कंट्री सबसे अच्छी। बस यही है, ठीक है। बट इस सिचुएशन में ये तो उन लोगों ने ऐसे ही सोच लिया ना, बट अगर वो एक पॉलिटिकल की थिंग से देखें तो क्या होएगा, जो डिक्टेटरशिप होएगी वो हमारे लार्ज इंटरेस्ट के अगेंस्ट में चली जाएगी। सॉरी, मैं आपको डिक्टेटरशिप का मीनिंग बताना भूल गया। तो डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, डिक्टेटरशिप मतलब मोनार्ची ही होता है। मोनार्ची मतलब जहाँ पर किंग का रूल कर दें, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हम लोग किंग को ले आते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर रोज रोज वोट डालना ये बहुत झंझट का काम है, हम लोग ऐसा करते हैं एक राजा को ले आते हैं, वो हमेशा ही रूल करता रहेगा, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि डिक्टेटरशिप जब आ जाएगी तो क्या होएगा, वो पूरा रूल करेगी, ठीक है। हम लोग उधर दिखेंगे तक नहीं, वो हमें जो भी कहेगी वो हमें मानना पड़ेगा, और ना ही हम उसे उसके बाद हटा सकते हैं, ठीक है, और ना ही उसे कुछ कर सकते हैं। और अगर उसने ये किया कि सारी जनता की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी अपने अंडर ले ली, तब तो हम लोग गए काम से। तो हम लोगों को कुछ सोचकर कुछ समझकर काम करना चाहिए, जिसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें इन चीज़ों में थिंक करने के लिए हेल्प करता है। और ये कब होएगा, जब आप लोग गवर्नमेंट के सामने अपनी बात को रखोगे, और बात को कैसे रखोगे, प्रोटेस्ट कर कर, ओके। From the above description, you will understand that constitution play very important role in democratic society। अब हमने पूरे चार चार मतलब 4 थिंग्स पढ़ ली कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, और एक बार इन्हें रिवाइज भी कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट, ये जो अभी अभी रिसेंट में क्या पढ़ा कि हम लोगों को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें खुद से बचाता है। सेकंड क्या था कि जो लीडर होता है उसे अपनी पावर का मिसयूज़ करने से बचाता है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इससे सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी में ये जो डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, उनमें ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कि मेजॉरिटी के पास ज़्यादा पावर रहेगी, माइनॉरिटी के पास कम, इससे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचाता है। और क्या था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ओके।
सो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर था ये ख़त्म हो चुका है, बट मतलब फर्स्ट जो टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। अब ये जो सेकंड टॉपिक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, इसे स्टार्ट कर देते हैं। चलो इस ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट है इसे स्टार्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हमें पूरे में ये बता रखा है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, वो कैसे बना। तो इस ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसे स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, उन्नीस सौ 1900 के स्टार्ट होते समय क्या हुआ था, द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैज़ बीन एक्टिव। हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जब हम लोगों ने स्ट्रगल किया था, अपने लिए प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट मतलब सब लोग जब मोर्चा लेकर निकल जाते हैं ना, प्रोटेस्ट, ठीक है, मोर्चा लेकर निकल जाते हैं बाहर कि हमें ये दो, हाय हाय ऐसे जब बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग प्रोटेस्ट कहते हैं। ओके, तो हम लोगों ने अपना प्रोटेस्ट चालू कर दिया था, ठीक है। कब? 1900 में स्टार्ट कर चुके थे हम लोग अपना प्रोटेस्ट करना, किसके लिए? ताकि हम लोगों को आज़ादी मिले। सो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें आज़ादी मिले, तो क्या हो रहा था, द नेशनलिस्ट हैज़ डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। तो जो हमारे जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट मतलब जो हमारे लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारे जो लीडर्स थे जो खड़े हुए थे, वो थे हमारे नेशनलिस्ट। हमारे जो लीडर्स थे वो क्या कर रहे थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे वो उस टाइम, ठीक है। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड ऑब ए रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। अब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, मतलब 1947 से पहले, ठीक है, हमारी कंट्री में कौन रूल करता था? ब्रिटिश रूल करते थे। अब जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो जो रूल वो लोग बनाते थे वही रूल हम लोगों को भी पालन, तो हम वो लोग जो रूल बनाएंगे वही हमें भी तो पालन करने पड़ेंगे ही ना। हम लोग अलग से रूल निकालेंगे तो वो क्या करेंगे, हमें मार देंगे। तो हमें उनके ही रूल पालन करने पड़ रहे थे, ठीक है। तो the long experience of authority rule under the colonial state convinced India that free India should be democratic, in which everyone should have treated equally and allow participate in government। अब क्या हुआ था, जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो हम लोग उन्हीं के रूल मान रहे थे। तब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी जो पूरी कंट्री है, सबके पास ये जो रूल वाला अधिकार होता है कि हम लोग ये रूल निकाल रहे हैं, हम लोग रूल करेंगे, हम लोग राजा बनेंगे। ये पूरी कंट्री को अधिकार मिलना चाहिए एक राजा बनने का। तो क्या हुआ, एक राजा बनने वाला, ठीक है, हमने अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाया जिसमें जितने भी जो भी चाहता है राजा बनना वो बन सकता है। ओके, वट रिमेन्स टू बी डन, वट वर्क वुड बी वे। और इस ये जो राजा बनना है, ठीक है, राजा बनना है तो इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन तो चाहिए ही होंगी ना। ऐसे कोई भी लड़ाई कर कर नहीं करनी थी वो सारी चीज़ें, ठीक है, हमें कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसके लिए एक बुक बनाई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की, जहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस लिखे। और उसमें से हमें पता चला कि हम लोग कैसे एक गवर्नमेंट, एक राजा बना सकेंगे और जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दिस वॉज डन बाय अ पर्सन। ये सिर्फ एक पर्सन ने मिलकर काम नहीं किया था, मतलब ये जो बुक थी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सिर्फ एक पर्सन ने नहीं बनाई थी। इसमें 300 पीपल, इस ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन सी असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी, इसमें कम से कम 300 मेंबर थे जिन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। ओके, और 1946 तक तो ये बनी चुका था। एंड वॉट मीट प्रोड्यूकली फॉर द नेक्स्ट 3 years एंड रिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने 1946 में स्टार्ट कर दिया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और 1950s में स्टार्ट कर, मतलब 1950 में लागू कर दिया था। अब एक बार इसे समझते हैं सबसे पहले। ओके, कभी कभार इसमें हमें डिफ़िकल्टीज आती है कि हम लोगों ने 1946 में क्यों चालू किया, जबकि हमारी जो कंट्री थी 1947 में आज़ाद हुई थी, ठीक है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब ब्रिटिश ने हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग ले गया था, ठीक है। ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ से लोग ले गए, तो उन लोगों से हम लोगों ने ये बोला कि अगर तुम हमारे लोग ले रहे हो तो हमें आज़ाद करोगे। ये कब की बात है, 1946 की। तो हम लोगों ने ये कहा, तो उन लोगों ने कहा हाँ ठीक है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो ब्रिटिश जीत गए थे और हमारे यहाँ से लोग भी तो लेकर गए थे, तो उन लोगों को 1947 में हमें आज़ाद करना पड़ा था। तो हमें 1946 में ही पता चल गया था कि हम लोग आज़ाद होएंगे ही, तो हमने 1946 में ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू कर दिया था। अब ये भी कभी कभार मतलब जब हमने, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो 1940
नाइन में बन चुका था पूरा, ठीक है। और कौन सी डेट थी वो? 26 नवंबर, ठीक है, इस दिन वो बन चुका था। बट हमारा जो गवर्नमेंट है उसने इसे लागू नहीं किया था। गवर्नमेंट ने बोला अगर नया साल आने वाला है तो उसी दिन हम लोग लागू करेंगे। तो इन लोगों ने ये ईयर था ना, ये 9 वाला, इसे किस में कन्वर्ट कर दिया था? ये बन गया था 1950। और कब? ये नवंबर भी चेंज हो गया था, 26 जनवरी को उन्होंने किया था ये सब कुछ। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा हम लोगों को क्लियर हो चुका है। सो इन कॉन्सेप्ट से लेते देते अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वारी हो, प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। मैं आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा या फिर वीडियो बना दूंगा आपके डाउट्स के ऊपर। ओके, सो यहाँ पर हमारी वीडियो होती है ख़त्म। और अगर आपको मेरी वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं या फिर आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो थैंक यू।